नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मार्को और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। हम सब ने अक्सर सुना है कि रात के सफर में कुछ अजीब और अनहोनी घटनाएं होती हैं। कुछ लोग इसे वहम कहते हैं तो कुछ इसे उन भटकती आत्माओं का साया मानते हैं जो अपना हिसाब पूरा करने के लिए सही मौके का इंतजार करती हैं। दोस्तों, आज की हमारी कहानी एक ऐसे ही ट्रक ड्राइवर सोहन लाल की है जो अपनी हिम्मत और दिलेरी के लिए जाना जाता था। सोहन के लिए भूत प्रेत और आत्माओं की बातें बच्चों को डराने वाली कहानियों से ज्यादा कुछ नहीं थीं। लेकिन एक रात जब वो राजस्थान से गुजरात जाने वाले एक बदनाम हाईवे से गुजर रहा था तो उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने न सिर्फ उसके यकीन को बल्कि उसकी पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए अब यह कहानी सीधे सोहन की जुबानी सुनते हैं। लेकिन कहानी के इस डरावने सफर पर निकलने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम और आप हमेशा इस रोमांचक दुनिया में जुड़े रहें। अब ज्यादा समय न लेते हुए कहानी की अंधेरी गलियों में कदम रखते हैं। नमस्कार जी, मेरा नाम सोहन लाल है। राजस्थान के एक छोटे से गांव का रहने वाला एक आम सा ट्रक ड्राइवर। पिछले 15 साल से इन सड़कों पर ट्रक दौड़ाकर ही अपने परिवार का पेट पाल रहा हूं। मेरी दुनिया बस 3 लोगों के इर्द गिर्द घूमती है, मेरी पत्नी सरला, मेरी 7 साल की बेटी गुड्डी और मेरा यह ट्रक जिसे मैं शेरा कहता हूं। मुझे रात में ट्रक चलाने की आदत थी। इसमें एक अलग ही सुकून मिलता था। ठंडी हवा के झोंके, पुराने गाने और सड़क पर मीलों तक बस मैं और मेरा शेरा। लोग अक्सर हाईवे से जुड़ी डरावनी कहानियां सुनाते थे। कोई कहता था सफेद साड़ी वाली औरत दिखती है तो कोई कहता था कि अचानक गाड़ी के सामने कोई आ जाता है। मैं हमेशा इन बातों पर हंस देता था। मेरे लिए ये सब थके हुए दिमाग का फितूर था। काश मेरा ये यकीन कभी न टूटता। ये बात आज से कोई 5-6 साल पुरानी होगी। मुझे जयपुर से टाइल्स का माल उठाकर गुजरात के कांडला पोर्ट तक पहुंचाना था। इस बार की ट्रिप मेरे लिए बहुत खास थी। 2 दिन बाद मेरी बेटी गुड्डी का जन्मदिन था और मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसका जन्मदिन मनाने घर जरूर पहुंचूंगा। मैंने उसके लिए एक सुंदर सी फ्रॉक भी खरीदी थी जो मैंने अपनी सीट के पीछे छिपा रखी थी। मैंने दिन में जयपुर से ट्रक निकाला और सोचा कि रात भर चलाकर सुबह तक गुजरात की सीमा में दाखिल हो जाऊंगा ताकि वापसी का सफर समय पर शुरू कर सकूं। सफर ठीक चल रहा था। रात के करीब 11 बज चुके थे और मैं राजस्थान गुजरात बॉर्डर से पहले पड़ने वाले एक सुनसान हाईवे पर था। यह इलाका थोड़ा वीरान था, जिसे काला पानी के नाम से भी जाना जाता था। मीलों तक कोई गांव या शहर नहीं था, बस सड़क के दोनों तरफ फैला हुआ रेगिस्तान और कंटीली झाड़ियां जो हवा में सरसराने की डरावनी आवाजें निकाल रही थीं। मैंने एक छोटे से पुराने ढाबे पर चाय पीने के लिए ट्रक रोका। ढाबे पर बस एक बूढ़ा आदमी और एक नौजवान लड़का काम कर रहे थे। मैंने चाय का ऑर्डर दिया। बूढ़े ढाबे वाले ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, बेटा अब आगे मत जा, रात यहीं गुजार ले, सुबह सूरज निकलने पर निकल जाना। आगे का रास्ता ठीक नहीं है। मैंने हंसते हुए पूछा, क्यों बाबा, रास्ता खराब है क्या या डाकुओं का डर है? उसने एक गहरी सांस ली और अपनी कांपती हुई आवाज में बोला, डाकुओं से तो फिर भी बच जाओ बेटा, लेकिन जो चीज उस रास्ते पर घूमती है उससे भगवान ही बचाए। यहां से 20 किलोमीटर आगे बिसरख नाम का एक वीरान गांव पड़ता है और उससे पहले एक सूखा हुआ तालाब। 50 साल पहले उस गांव में कोई भयानक बीमारी फैली थी। पूरा का पूरा गांव रातों रात खाली हो गया। लोग कहते हैं कि उस गांव की एक औरत की आत्मा आज भी भटकती है। वो लोगों से लिफ्ट मांगती है और जो उसकी मदद के लिए रुकता है वो फिर कभी सुबह का सूरज नहीं देख पाता। उसकी बात सुनकर वहां काम करने वाला लड़का भी बोल पड़ा, हाँ भाई साहब, बाबा ठीक कह रहे हैं। पिछले महीने ही एक कार वाले का पता नहीं चला। उसकी गाड़ी मिली थी तालाब के पास, लेकिन आदमी गायब था। उनकी बातें सुनकर एक पल को तो मेरे मन में भी खौफ पैदा हुआ, लेकिन फिर गुड्डी का चेहरा याद आ गया। मुझे घर पहुंचना था। मैंने हंसकर कहा, बाबा आप भी किन बातों में यकीन करते हो? ये सब बस कहानियां हैं ड्राइवरों को डराने के लिए। मुझे जल्दी है, घर पहुंचना है। उस बूढ़े आदमी ने मेरी तरफ निराशा से देखा और बस इतना कहा, बेटा हर कहानी झूठी नहीं होती। अपनी खैरियत चाहता है तो रुक जा। वो औरत अपने बच्चे को ढूंढती है।
कहीं तुझे ही अपना बच्चा न समझ ले। लेकिन मुझे तो जल्दी पहुंचने की धुन सवार थी। मैंने उसे पैसे दिए और अपने ट्रक की तरफ बढ़ गया। मैंने सोचा, बूढ़े लोग हैं, शायद अकेलापन दूर करने के लिए मुझे रोकना चाहते होंगे। मैं अपनी ही धुन में ट्रक स्टार्ट करके आगे बढ़ गया। हाईवे पर मेरे ट्रक के अलावा और कोई नहीं था। ढाबे वाले की बातें मेरे दिमाग में घूम रही थीं, लेकिन मैं उन्हें झटकने की कोशिश कर रहा था। अभी मैं उस ढाबे से करीब 15-20 किलोमीटर ही आगे आया हूंगा कि अचानक मुझे सड़क के किनारे कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया। धुंध की वजह से साफ नहीं दिख रहा था। वो एक औरत थी जिसने पारंपरिक राजस्थानी घाघरा चोली पहन रखा था और अपना सिर घूंघट से ढका हुआ था। वो हाथ देकर लिफ्ट मांग रही थी। एक पल के लिए मेरे मन में ढाबे वाले की चेतावनी गूंजी, लेकिन फिर मैंने सोचा, हो सकता है बेचारी किसी मुसीबत में हो। इतनी रात को अकेली औरत, जरूर कोई बड़ी परेशानी होगी। इंसानियत के नाते मैंने ट्रक उसके पास जाकर रोक दिया। मैंने शीशा नीचे करके पूछा, क्या हुआ बहन जी, सब ठीक तो है? उसने घूंघट में से ही एक बहुत ही मीठी और दर्द भरी आवाज में कहा, भाई साहब, आगे बिसरक गांव जाना है। मेरा बच्चा खो गया है, मैं उसे ही ढूंढ रही हूं। हमारी गाड़ी खराब हो गई और मेरे पति मदद लेने गए हैं, लौटे ही नहीं। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि मेरा दिल पसीज गया। मुझे लगा कि ढाबे वाला यूं ही कहानी बना रहा था। मैंने कहा, ठीक है, बैठ जाइए, मैं आपको आगे छोड़ दूंगा। वो चुपचाप आकर मेरे बगल वाली सीट पर बैठ गई। उसके बैठते ही ट्रक के केबिन में अचानक चमेली के फूलों की बहुत तेज खुशबू फैल गई और एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ, जैसे अचानक एसी चला दिया हो। मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और ट्रक आगे बढ़ा दिया। मैंने उससे बात करने की कोशिश की। आपका बच्चा कब से खोया है? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस सामने देखती रही। उसके घूंघट से उसका चेहरा जरा भी नहीं दिख रहा था। अब मुझे थोड़ा अजीब लगने लगा था। तभी मेरी नजर साइड मिरर पर पड़ी। मुझे यह देखकर हैरानी हुई कि उस औरत का कोई अक्स शीशे में नहीं दिख रहा था। मुझे लगा शायद अंधेरे की वजह से ऐसा हो रहा है। मैंने अपने मन को समझाया। मैंने हिम्मत करके सीधे उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा अभी भी घूंघट में छिपा हुआ था। मैंने कहा, देखिए, अगर आप बताएंगी नहीं कि कहां जाना है तो मैं मदद कैसे करूंगा? तभी उसने अपनी लंबी पतली उंगली से सामने एक कच्चे रास्ते की तरफ इशारा किया जो हाईवे से कटकर रेगिस्तान के अंदर जा रहा था। वो बोली, इस रास्ते पर अंदर है मेरा गांव। मैंने उस रास्ते की तरफ देखा। वो रास्ता बिल्कुल वीरान और डरावना लग रहा था। दोनों तरफ बड़ी बड़ी झाड़ियां थीं। मैंने कहा, माफ करना बहन जी, मैं इस कच्चे रास्ते पर ट्रक नहीं ले जा सकता। माल भारी है, ट्रक फंस सकता है। मेरी बात सुनकर वो अजीब तरह से शांत हो गई। फिर वो धीरे धीरे रोने लगी। पहले तो वो सिसकियां ले रही थी, लेकिन फिर उसकी सिसकियां एक अजीब सी डरावनी हंसी में बदलने लगी। उसने हंसते हंसते धीरे धीरे अपना घूंघट उठाना शुरू किया। मैं डर और उत्सुकता से देखने लगा। जैसे ही उसका घूंघट हटा, मेरी रूह कांप गई। उसकी आंखों की जगह सिर्फ 2 काले गड्ढे थे, जिनमें से खून जैसा काला तरल बह रहा था। उसका चेहरा सूखा और झुर्रियों से भरा था, जैसे किसी सदियों पुरानी लाश का हो। उसके होंठ काले पड़ चुके थे और जब वो मुस्कुराई तो उसके लंबे, नुकीले और खून से सने दांत दिखाई दिए। मैं डर के मारे चीखना चाहता था, लेकिन मेरे गले से आवाज ही नहीं निकली। मेरा पूरा शरीर ठंडे पसीने से भीग गया। वो एक भयानक खनकती हुई आवाज में बोली, मेरा बच्चा खोया नहीं है। मैंने उसे खुद उस तालाब में डुबो दिया था और अब मुझे एक नया बच्चा चाहिए। तू बनेगा मेरा बच्चा। यह कहते ही उसने मेरी गर्दन पकड़ ली। उसके हाथ बर्फ की तरह ठंडे और लोहे की तरह सख्त थे। ट्रक का स्टीयरिंग अपने आप उस कच्चे रास्ते की तरफ मुड़ गया। मैं छटपटा रहा था, लेकिन उसकी पकड़ और मजबूत होती जा रही थी। ट्रक अपने आप उस वीरान रास्ते पर दौड़ने लगा। हेडलाइट्स की रोशनी में मुझे सामने कुछ टूटे फूटे खंडहर जैसे घर दिखाई दिए। ये वही बिसरख गांव था। गांव के पास पहुंचते ही ट्रक एक बड़े झटके से रुक गया। उसने मेरी गर्दन छोड़ दी और जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि ट्रक के शीशे कांपने लगे। ट्रक के दरवाजे अपने आप लॉक हो गए। मैंने देखा कि उन खंडहरों में से और भी कई साएं निकलकर हमारे ट्रक की तरफ बढ़ रहे थे। वो सब अजीब तरह से चल रहे थे।
उन्होंने आकर मेरे ट्रक को घेर लिया और शीशों पर अपने लंबे नाखूनों से खरोंचने लगे। वो औरत, जो अब एक भयानक चुड़ैल का रूप ले चुकी थी, मेरे और करीब आने लगी। मैं समझ गया था कि आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। मैंने गुड्डी को किया हुआ वादा तोड़ दिया था। तभी अचानक मेरी नजर डैशबोर्ड पर रखी हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति पर पड़ी। यह मूर्ति गुड्डी ने अपनी गुल्लक के पैसों से खरीदकर मुझे दी थी और कहा था, पापा, ये आपको बचाएंगे। मैं इन चीजों को नहीं मानता था, लेकिन उस वक्त मौत को सामने देखकर मुझे बस वही एक सहारा नजर आया। मैंने कांपते हुए हाथों से उस मूर्ति को उठाया और उसे कसकर अपनी छाती से लगा लिया। मेरे मुंह से अपने आप हनुमान चालीसा की पंक्तियां निकलने लगीं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया, वो चुड़ैल दर्द से ऐसे चीखी जैसे किसी ने उस पर खौलता हुआ तेल डाल दिया हो। ट्रक जोर जोर से हिलने लगा। बाहर मौजूद साए भी चिल्लाने लगे। मैंने आंखें बंद कर लीं और बस हनुमान चालीसा पढ़ता रहा। अचानक एक तेज नीली रोशनी हुई और ट्रक का सामने वाला शीशा एक जोरदार धमाके के साथ टूट गया। एक जोरदार हवा का झोंका अंदर आया और उस चुड़ैल को उड़ाकर बाहर फेंक दिया। और फिर सब कुछ शांत हो गया। मैंने डरते डरते अपनी आंखें खोलीं। वो चुड़ैल और बाकी सारे साए गायब हो चुके थे। ट्रक के दरवाजे खुले हुए थे। चमेली की खुशबू की जगह अब एक सड़ी हुई मांस जैसी गंदी बदबू आ रही थी। मैं कुछ पल तक समझ ही नहीं पाया कि क्या हुआ। मेरे हाथ में हनुमान जी की मूर्ति अभी भी थी। मैंने बिना एक पल गंवाए कांपते हुए हाथों से ट्रक को स्टार्ट किया और उसे पूरी रफ्तार से पीछे भगाया। मैं उस रात ट्रक को भगाता रहा, तब तक नहीं रुका जब तक सुबह का सूरज नहीं निकल आया। मैं इतना डर गया था कि मैंने ट्रक को एक शहर के बाहर एक खाई में लगभग गिरा ही दिया था। मैं ट्रक से उतरा और घंटों वहीं सड़क किनारे बैठकर कांपता रहा। उस दिन के बाद सोहन ने ट्रक चलाना हमेशा के लिए छोड़ दिया। वो घटना उसके जहन में इस कदर बस गई थी कि वो आज भी अंधेरे से डरता है। उसने घर लौटकर अपनी बेटी को कसकर गले लगा लिया और फिर कभी उससे दूर नहीं गया। आज वो अपने गांव में एक छोटी सी दुकान चलाता है। तो दोस्तों, यह थी सोहन की कहानी। क्या सच में बिसरख गांव में आज भी वो आत्मा भटकती है, या यह सिर्फ सोहन के डरे हुए मन का वहम था जो अपनी बेटी से दूर होने के डर से पैदा हुआ? आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आपके पास भी ऐसी कोई डरावनी घटना है तो हमें जरूर भेजें। अब मार्को को दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और रात में सुनसान रास्तों पर सफर करते हुए जरा संभल कर। शुभ रात्रि।